नमस्कार आप सभी प्रिय साथियों को आप सभी का स्वागत अभिनंदन संकल्प एकेडमी चैनल पर एक नए स्वरूप में आप सबके सामने ये चैनल प्रस्तुत हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनवरी में टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं संभावित हैं। ऐसी संभावना है कि जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक ये परीक्षाएं करवा ली जाए जैसे कि केंद्र की सूची मांगी गई है। तो उन्हीं परीक्षाओं की तैयारी हेतु आप सभी से मैं यहाँ दो शब्द पहले कहने चाहती हूँ कि कैसे आप टीजीटी और पीजीटी के लिए एक विशेष जो है चैनल चुनें या विशेष कोचिंग का चयन करें जिससे कि आपको सफलता मिल ही जाए। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले जो जिन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए उन बातों को 2-3 बिंदुओं में ही मुख्य रूप से आपको बताना चाहती हूँ। और वो बताने के बाद आज के हम इस क्लास सेशन को शुरू करेंगे जिसका मुख्य टॉपिक है कि टीजीटी और पीजीटी का हिंदी का सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम कि जितना भी पाठ्यक्रम है उनमें से हम क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या हमारा वीक है और क्या हमारा बहुत स्ट्रांग है, इन सब पर बात करेंगे। उससे पहले मैं शुरू करूंगी, सरस्वती जी को नमन करूंगी, सरस्वती जी को याद करूंगी क्योंकि ये पहला सेशन पहली क्लास मैं इस बोर्ड पर ले रही हूँ। कोशिश करूंगी आप तक बहुत अच्छा पहुँचाने की, लेकिन लाइट से ही कनेक्टेड है, इन्वर्टर से ये कनेक्टेड नहीं हो सकता, बीच बीच में ये बंद भी हो जाए, लाइट भी चली जाए, लेकिन मैं तब तक के अपनी क्लास को ऐसे ही आप तब तक मौखिक पहुँचाऊँगी जब तक कि लाइट नहीं आती। लेकिन फिलहाल अभी लाइट है, बिल्कुल कनेक्टेड भी है। हम शुरू करेंगे। तो माँ सरस्वती जी को याद करते हुए सबसे पहले मैं ये मंत्र पढ़ना चाहती हूँ कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। हे माँ सरस्वती, आप हम सभी के दुखों को अच्छे से जानती हैं, हम सभी के उद्देश्य को अच्छे से जानती हैं। हमारे जो साथ जुड़े हुए भावी शिक्षक हैं, भावी अध्यापक हैं, इन सभी के क्लेश को जानती हैं, इन सभी की मनोवेदना को जानती हैं। तो इन सभी को दूर करिए, इन सबके ध्येय पर इनको ला करके एकत्र करिए और सबकी वाग देवी आपको कहा जाता है, सबकी वाणी पे अपना प्रभाव दिखाइए और ये सभी परीक्षा में सफल। इसी शुभकामना के साथ मैं जो है माता सरस्वती को याद करने के पश्चात आज हिंदी साहित्य के इस पाठ्यक्रम को शुरू करने से पहले 2 या 3 पॉइंट आप तक जरूर रखती हूँ कि किस तरह से आप तैयारी करने से पहले मुख्य मुख्य 3 बातों का जो ध्यान रखेंगे वो क्या है। नंबर 1 तो ये मैं यहाँ हिंदी साहित्य की बात कर रही हूँ। तो हिंदी साहित्य शुरू करने से अभी राइटिंग का थोड़ा इशू है, आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा, हो सकता है अक्षर सही ना बने। तो जैसे हिंदी साहित्य की मैं बात करूँ तो जो हिंदी साहित्य का पेपर होता है इसमें 2 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एक तो इसमें साहित्य होता है, टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो, और दूसरा होता है व्याकरण। यानी कि अगर हम सिर्फ ये सोचें कि नहीं साहित्य पढ़ लेंगे और व्याकरण छोड़ देंगे तो भी हम अपना 30% इसमें नुकसान कर देंगे, और अगर व्याकरण पढ़ लेंगे, व्याकरण हमारा बहुत अच्छा है और साहित्य हमारा कम अच्छा है तो भी हम 80% 70% नुकसान कर बैठेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को तैयार करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम जो आपके पास है वो आपका पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम के अनुरूप एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए पढ़ाई करते जाना। तो संस्कृत व्याकरण भी इसके अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो 2 प्रकार की व्याकरण, एक हिंदी की व्याकरण आती है और एक संस्कृत की भी व्याकरण आती है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि सिर्फ हिंदी की व्याकरण हमें नहीं पढ़ लेनी है कि हाँ हमने पढ़ लिया काव्य शास्त्र के सभी अंग पढ़ लिया, काव्यांग पढ़ लिया, बाकी चीज़ें हम छोड़ देंगे, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लिया हो गया, लेकिन संस्कृत की भी व्याकरण यहाँ पर पूछी जाती है।
जैसे कि संस्कृत की व्याकरण के बारे में अगर हम सबसे मुख्य जो बात करें वो होता है आपका शब्द रूप, धातु रूप, ये सब संस्कृत से ही है। शब्द रूप पूछा जाता है, धातु रूप पूछा जाता है, कारक पूछा जाता है। और इस दिन जब पिछले दिन जब संस्कृत की क्लास शुरू हुई थी तब उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे यहाँ कारक शुरू किया गया था। और उस टॉपिक को शुरू करने के टाइम भी मैंने ये बताया था कि जो प्रतियोगी हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए आता ही आता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। एक हमारा बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु ये हो गया कि क्या करते हैं बच्चे, अक्सर करते हैं कि जो पाठ्यक्रम होता है उस पाठ्यक्रम को नज़रअंदाज कर देते हैं। बस उन्हें लगता है कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है, जो भी हमें किसी का नोट्स मिल गया है, जो भी हमें बुक्स मिल गई हैं, उन्हीं से हम पढ़ लेंगे और सब हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, उस पाठ्यक्रम का प्रिंट आउट निकालना है और जो भी पाठ्यक्रम है उसे इस तरह से नोट डाउन करके या प्रिंट आउट ही सीधे अपने बेडरूम में, अपने बेड के सामने चस्पा कर देना है या पेस्ट कर देना है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका पाठ्यक्रम है। अब इस पाठ्यक्रम के आधार पर आपको अपने डे डिसाइड कर लेने हैं, अपना मंथ डिसाइड कर लेना है। तो मंथ तो डिसाइड करने का समय गया चला, अब बचा डे डिसाइड करने का, यानी कि दिन डिसाइड करेंगे कि कितने दिन हम कितने कौन कौन से पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। अब इस प्रकार से जब आप इसको एक प्रारूप बना लेंगे कि हमें इतने दिन में इस टॉपिक को ख़त्म करना है, तो उम्मीद है कि आपका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम एक बार पढ़ भी जाएगा और परीक्षा से आने से पहले उसका पूरा पुनराभ्यास भी हो जाएगा, यानी कि रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस तरह से पढ़ाई करने के लिए दूसरा बिंदु ये हो गया। और तीसरा बिंदु जो मैं बताना चाहती हूँ, जो आमतौर पर सभी से गलतियाँ होती हैं, वो गलतियों में ना हो, इसलिए पहला बिंदु आपका ये, दूसरा ये, तीसरा है। और तीसरा कि पाठ्यक्रम लगाने के बाद आप बहुत कुछ सोचते हैं, ये पढ़ेंगे, ये हमें अच्छा लगता है, इसके बाद ये तैयारी करेंगे, ये हमें नहीं अच्छा लगता है तो ये हम तब तैयारी करेंगे। तो इन सब चीज़ों में मत झूलिए। मुख्य जो आपकी शॉर्ट ट्रिक होती हैं, जो आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं, सबसे मेन जो है परीक्षा में वही मायने रखते हैं। तो कितना भी आप पढ़ लें, लेकिन अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो उन नोट्स के बिना आपकी परीक्षा चाहे जितना आप पढ़ के जाएं, लेकिन आप कहीं ना कहीं गलत करेंगे ही करेंगे। तो शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ा पूरा आदिकाल, ठीक है, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आदिकाल का, ये नहीं है कि सिर्फ आदिकाल की बात हुई। मान लीजिए आपने आदिकाल पढ़ा, अब इस आदिकाल से आपको कम से कम, अगर देखा जाए, अगर कोई अच्छी बुक अगर आपने उठाई है, उस बुक में देखा जाए तो 5000 प्लस क्वेश्चन सिर्फ आदिकाल से मिल सकते हैं। तो इतनी तैयारी करने का क्या मतलब है, अगर आपके दिमाग में ही ना आए चीज़ें तो इतनी तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसके मुख्य बिंदुओं को, जैसे इसमें कौन कौन से साहित्य में बटा हुआ है, जैसे सिद्ध साहित्य में बटा हुआ है, नाथ साहित्य में है, रासो साहित्य यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, रासो हो गया, नाथ हो गया, सिद्ध हो गया। और इसके अलावा जो इसमें पूछा जाता है वो है जैन साहित्य, और इसमें 2 कवियों को भी पूछा जाता है मुख्य रूप से, एक तो है अमीर खुसरो और एक दूसरे हैं विद्यापति। बाकी इसके अलावा मुख्य क्वेश्चन जो बनेंगे, यानी कि मुख्य जो और भी बिंदु बनेंगे, उन पर भी हम जब आदिकाल को पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। अब हमें सिर्फ आदिकाल का नोट्स बनाना है। हमने क्या किया, ये शॉर्ट नोट्स तैयार किया। इन शॉर्ट नोट्स में सिद्धों की संख्या कितनी है, नाथों की संख्या कितनी है, रासो ग्रंथ किसे कहते हैं, जैन जो परंपरा थी वो कैसे शुरू हुई, क्या हुआ, अमीर खुसरो की कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, विद्यापति की कौन कौन सी पंक्तियां प्रसिद्ध हैं, विद्यापति की कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, अमीर खुसरो की कौन कौन सी पहेलियां प्रसिद्ध हैं, इन सभी पर हम एक डीप जो है नॉलेज लेंगे और उसके बाद उसको शॉर्ट नोट्स में परिवर्तित करेंगे और अपने पास नोट डाउन करेंगे। तो ये तैयारी जिसकी भी हो जाती है वो एक दिन सक्सेस पा जाता है, और जरूर पा जाता है। अब हम बात करेंगे, हमारे 3 बिंदु होंगे जिनके ऊपर आपको पूरे पाठ्यक्रम को नज़र रखते हुए पढ़ाई करनी है। अब हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से आपका जब इतिहास शुरू होता है, हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बृहद है, बहुत अच्छे से बड़े बड़े लोग जो इसमें गोते लगाते नजर आते हैं, समंदर जैसा है हिंदी साहित्य का इतिहास अगर देखा जाए तो। और सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि है तो इतना बृहद, लेकिन सबसे पहला जो इसका इतिहास ग्रंथ लिखा गया
वो हमारी हिंदुस्तानी भाषा में नहीं है, हमारी संस्कृत या हिंदी में नहीं है, बल्कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया एक फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी के हाथों। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना रही है। लेकिन अब जो चीज़ें हो जाती हैं वो हमारे हाथ में बदलने के लिए कभी वापस समय जो है पलट के नहीं आता है। तो फिलहाल गार्सा द तासी से शुरुआत करेंगे आप इतिहास लेखन की, और उसके बाद रामचंद्र शुक्ल को लेते हुए, डॉक्टर नगेंद्र को लेते हुए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को लेते हुए सारे इतिहास का जितना भी मोटा मोटा जितना भी खाका तैयार किया गया उसे अपने पास नोट डाउन करेंगे शॉर्ट नोट्स में कि कौन कौन से जो है लेखक ने, कौन कौन से आलोचक ने किस किस इतिहास को, किस किस सन को, किस किस समय को क्या नाम दिया है, किस प्रकार से नामकरण किया है, किस प्रकार से बनाया है कि हाँ ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया वो कितने भागों में विभाजित है। ये सब चीज़ें आप बनाएंगे और मोटा मोटा तैयार करेंगे। लगभग आपको बुक में ये सब मिल जाता है, लेकिन किसी प्रामाणिक बहुत ऑथेंटिक बुक से ये देखिए, गलतियाँ बहुत जगह होती हैं और कभी कभी हमारी छोटी सी गलती परीक्षा में हमको बहुत दूर ले जाती है। तो इसलिए एक बुक पर, एक इंस्टीट्यूट पर, एक नोट्स पर कभी भी डिपेंडेंट मत रहिए। अपनी तैयारी खुद से करिए, लीजिए सब कहीं से, लेकिन मानिए सिर्फ, जैसे कहते हैं कि बहुत सारे लोग आपकी बुराइयां कर रहे हो तो सिर्फ जो है आपका क्या काम है उस समय कि सिर्फ सुन लेना है। लोगों को जितना भी बोलना है सुनते रहे, लेकिन करना आपको वही है जो आपका मन कहता है, जो आपको सही लगता है। तो वैसे ही परीक्षा की तैयारी भी होती है। बहुत लोग भटकाने वाले भी मिलते हैं, बहुत लोग बहुत डराने वाले भी मिलते हैं, ऐसा नहीं होता वैसा होता है सब, लेकिन मैं कहती हूँ कुछ नहीं होता ऐसा। जिस भी परीक्षा को आप पास करना चाहते हैं उस परीक्षा को पास करने के लिए सबसे पहले तो आपके मन में ये आ जाना कि मुझे ये परीक्षा पास करनी है, वही एक बहुत बड़ा जो है टर्निंग पॉइंट होता है और कुछ नहीं होता। उसके बाद कितनी भी विघ्न बाधाएं आए, कितना भी कोई कहे नहीं तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि हाँ हमसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, समय लगेगा। कभी कभी होता है कि हमारी तैयारी अधूरी होती है, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमारी तैयारी बहुत पूरी है और हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं तो या बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं। तो ये सब नहीं करना है, बाकायदा अपना शॉर्ट नोट्स बनाना है, तैयारी करना है। अब हम यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें अगर, तो हम जो है साहित्य इतिहास लेखन यहाँ से आपका शुरू, थोड़ा जो है राइटिंग पर ध्यान मत दीजिए, पहली बार लिख रही हूँ और थोड़ा सा स्टाइलर जो इसका है वो उठ नहीं जाता है और एक ही जगह बार बार जो है गलतियाँ हो जा रही हैं। लिखते लिखते सुधार हो जाएगा। कहते हैं करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। तो ये सिल है और इसे बार बार ये पेन चलाने की जो अभ्यास है, जो कला है, ये धीरे धीरे रंग लाएगी, धीरे धीरे राइटिंग भी अच्छी बनेगी। तो साहित्य इतिहास लेखन को पढ़ना है। आदिकाल को जब पढ़ेंगे तो आदिकाल के मुख्य आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन इनके समय सीमा के साथ समझना और इनकी रचनाओं के साथ समझना, यही आपका सबसे बड़ा उद्देश्य है। एक समय पता होना चाहिए, इनकी जो महान महान रचनाएं लिखी गई हैं वो पता होना चाहिए आदिकाल की। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा आता। आदिकाल में जैसा कि आप जानते हैं वीर गाथा काल है। वीर गाथा काल में वीर प्रशस्तियाँ लिखी गई हैं, तो किसकी लिखी गई हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं, कितने खंडों में लिखी गई हैं, और कुछ पंक्तियाँ भी पूछी जा सकती हैं। तो इस तरह से ही तैयारी करनी है। बहुत ज़्यादा मतलब थकाऊ नहीं है आदिकाल, बोरिंग है मतलब, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप इसको ना पढ़ सकें। इसके बाद आप जब आदिकाल के बाद आप भक्ति काल शुरू करेंगे। भक्ति काल को भी 2 भागों में बांटा गया और इन 2 भागों को बिना पढ़े आप परीक्षा नहीं पास कर सकते, चाहे आप आस्तिक हों और चाहे नास्तिक हों। भक्ति काल की बात करें तो इसमें निर्गुण और सगुण ये 2 जो धाराएं बटी, इन दोनों धाराओं के अंतर्गत जो धाराएं बटी वहीं से पूरा भक्ति काल उन्हीं पर आधारित है। मुख्य रूप से अगर इनमें जाने, इनमें पढ़ना चाहें तो इसमें कबीर को पढ़ना है, सूर को पढ़ना है, तुलसी को पढ़ना है और जायसी को पढ़ना है। यानी कि इनको पढ़े बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। तो भक्ति काल की बात करें तो ये सब हमको मिलने वाले हैं। इसके बाद हम आते हैं रीतिकाल पर। रीतिकाल ये हमारे इतिहास लेखन के अंतर्गत सब आने वाले जितने भी प्रारंभिक काल हैं आधुनिक काल तक के, उन सबको, और आधुनिक काल जैसे ही आता है वहाँ से लड़ाई बहुत विकट शुरू हो जाती है। ये सब तो बार बार परीक्षा में, क्योंकि इनमें कुछ बदला नहीं जा सकता, ये सब ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो कि हो चुकी हैं।
लेकिन आधुनिक काल में अभी भी नए 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 प्रयोग होते रह रहे हैं, इसलिए वहाँ से कठिनता आ जाती है पढ़ने में। तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो आधुनिक काल पर देना है। 30% में ये तैयार हो जाएगा आपका इतिहास का, तो 70% आपको आधुनिक काल को तैयार करने में समय लगने वाला है। रीतिकाल की बात करें, रीतिकाल को तीनों धाराओं को पढ़ना है। रीतिबद्ध को पढ़ना है, रीति मुक्त को पढ़ना है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, इन तीनों धाराओं को पढ़ना है। अब इनमें से प्रश्न क्या पूछे आते हैं, जैसे टीजीटी और पीजीटी का जो लेवल है वो अब थोड़ा थोड़ा नेट के लेवल को पार करने लगा है, थोड़ा थोड़ा सा लेवल को छूने लगा है नेट के। तो उस टाइम जब आप देखते हैं कि उसके नेट के लेवल में क्या आता है, जैसे आपसे पूछ लिया गया इसमें से रीति मुक्त कवि कौन है, इसमें से रीतिबद्ध कवि कौन है, इसमें से रीति सिद्ध कवि कौन है, और ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ऐसे ऑप्शन में जब आप पढ़ाई करते हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसके अलावा कौन सी रचना जो है नायिका नक्सिक वर्णन है ये पूछ लिया गया, या इनके अंतर्गत जो है रीतिबद्ध काव्यधारा का साहित्य जो है वो किससे प्रेरित है, रीति मुक्त धारा जो है वो किससे प्रेरित है, रीति सिद्ध में कौन कौन से कवि आते हैं और किस विषय वस्तु को उन्होंने उठाया है। यही सब चीज़ें आपको बहुत ही डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। और जब डीप में जाना होता है तो क्या करते हैं, मुख्य मुख्य रचनाओं को तैयार करते हैं, मुख्य मुख्य उस काल की पंक्तियों को तैयार करते हैं, और उन पंक्तियों के बीच में आने वाले कुछ खास शब्दों के अर्थों को तैयार करते हैं, और यही तैयारी होती है। अब हम आते हैं इसके बाद सीधे आधुनिक काल पर। आधुनिक काल सीधे क्या, रीतिकाल के बाद आधुनिक काल आता ही है। तो आधुनिक काल जो आपका ये टॉपिक है ये सबसे बृहद टॉपिक है, और इस बृहद टॉपिक को आपको सबसे ज़्यादा समय भी देना होता है, यानी कि सबसे बृहद ये सब चीज़ें तो आपने बहुत बार पढ़ी भी होंगी, इनका अभ्यास भी किया होगा, इनकी जो है नोट्स भी बना लिए होंगे लगभग। लेकिन आधुनिक काल जो है, इसके बाद आधुनिक काल के अंतर्गत गद्य साहित्य, और गद्य साहित्य के अंतर्गत बहुत सारी विधाएं जितनी भी हिंदी साहित्य में है इन सबको देखना, ये सभी जो है आपके जैसे जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, ये सभी आना। और फिर अगला जो बिंदु है वो आता है, यहाँ पर लिख देती हूँ, ये आपका जो पाठ्यक्रम चल रहा था, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटाऊंगी, और ये जो है इसी के आगे ये वाला टॉपिक लिखूंगी, यानी कि जो चल रहा है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आधुनिक काल में जैसे ये बृहद टॉपिक चला, इसके बाद आते हैं सीधे काव्य शास्त्र पर। काव्य शास्त्र हिंदी का अभिन्न अंग है तो संस्कृत से संबंधित, लेकिन जो शास्त्रीय काव्य शास्त्रीय आचार्य पद्धति रही है, काव्य शास्त्रियों ने आचार्यों ने बहुत तरीके से जो जैसे आप पढ़ते नहीं हैं कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत कि वक्रोक्ति संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, ये सभी जितने संप्रदाय आप पढ़ते हैं ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं काव्य शास्त्र के अंतर्गत। संस्कृत साहित्य भी इसके अंतर्गत आता है। संस्कृत साहित्य में कुछ कवि पीजीटी के सिलेबस में कम हो जाते हैं, और संस्कृत में जो है टीजीटी में कुछ कवि कम होते हैं, तो ये संस्कृत साहित्य आता है। इसके बाद आती है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपने जो छोटी कक्षाओं में जो भी कुछ व्याकरण पढ़ा हुआ है वही सब रहता है, और खासकर 12th तक की जितनी व्याकरण जो कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत पढ़ाई गई होती है वो सब रहती है। जैसे कि पूछा जाता है वर्तनी शुद्धि कि एक शब्द दे दिया गया आपको, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैंने शब्द दिया यहाँ पर कि उज्ज्वल, ठीक। अब कहा उज्ज्वल, यानी कि इसका जो है शुद्ध वर्तनी पहचानिए, ठीक। अब नीचे आपको दे दिया गया इसके 4 विकल्प, इसमें से जो शुद्ध वर्तनी होगी, या ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, और इस तरह के 4 विकल्प आपको दे दिए, तो ऐसे वर्तनी पहचानने वाले जो विकल्प आते हैं, जो प्रश्न आते हैं, वो सब वर्तनी शुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे उज्ज्वल की बात करें तो लिखा है मैंने, तो इसको बताते चलती हूँ कि ये आपका सही उच्चारण नहीं है, ठीक है। अब जब सही उच्चारण ये नहीं है, ठीक है, तो सही उच्चारण क्या होगा, सही उच्चारण यहाँ पर कहता है उज्ज्वल, ठीक है। 2 जा जो होंगे बीच के दोनों ही आधे होंगे, ये सही उच्चारण होगा उज्ज्वल। और जब आप इसका विच्छेद करके देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है उत, और यहाँ प्लस हो जाता है ज्वल। तो जो ये उत है, इस उत का जा के आगे होने के कारण यहाँ पर आधा जा इसको आदेश हो जाता है।
तो इस प्रकार से ये चीज़ें जो है आप जब ग्रामर पढ़ेंगे तो अपने आप ही को कवर कर लेंगे, ठीक है। और रही बात जो है वर्तनी शुद्धि यानी कि हिंदी व्याकरण में बाकी चीज़ें जो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है और लिंग है, वचन है, कारक संस्कृत में भी और हिंदी में भी पूछा जाता है। इसके सिवा समास है, संधि है, देशज विदेशज शब्द खूब पूछे जाते हैं कि जैसे पूछा गया रिक्शा किस भाषा का शब्द है। इस तरह के शब्द बहुत पूछे आते हैं क्योंकि हिंदी जो है ये शब्द संपदा ऐसी है कि इसमें बहुत सी भाषाओं के शब्दों का समावेश हुआ है और इस प्रकार के शब्द समावेश हुए हैं इसमें कि जो आपको लगेगी नहीं कि बाहर किसी दूसरी भाषा के लिए गए। तो इस तरह से इसका जो है आपको गहन अध्ययन होना चाहिए। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और इसके सिवा संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, शब्द युग्म ये सभी जो है सब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत साहित्य, फिर मुहावरे और लोकोक्तियाँ, फिर काव्यांग, ये सब चीज़ें जैसे हमने हिंदी व्याकरण लिखा तो ऐसे ही यहाँ पर संस्कृत व्याकरण भी आएगी। संस्कृत व्याकरण में ज़्यादातर आपको समास पूछा जाता है, संधि पूछी जाती है, कारक पूछा जाता है, विभक्ति पहचान पूछी जाती है। इसके अलावा काव्यांग, काव्यांग मतलब रस, छंद, अलंकार, ये सभी ध्वनि, रीति, वृत्ति, ये सभी काव्यांग में आते हैं। काव्यांग में काव्य गुण भी आते हैं, काव्य दोष भी आएंगे क्योंकि ये सब चीज़ें इस काव्य शास्त्र के अंतर्गत रहती हैं। भाषा विज्ञान, पत्र पत्रिकाएं, भाषा विज्ञान भी एक अभिन्न टॉपिक है इसका। भाषा विज्ञान पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि हिंदी जो है वो वैज्ञानिक भाषा के अंतर्गत आती है तो इसका भी एक अपना एक विज्ञान है। इसको इसके जो अक्षर हैं इनका वर्णन जो भी अक्षर हैं इनके बीच में दो अक्षरों के बीच में कौन कौन से वर्ण नए नए जुड़े, ये सब चीज़ें किस भाषा परिवार से है, ये सब चीज़ें किस प्रकार की बहुला है, इसी के अंतर्गत बोलियां आती हैं और कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई है जिसमें कि बोलियों से प्रश्न नहीं आया हो। तो आपको ये सब उठाना है, देखना है। इसके सिवा आती हैं पत्र पत्रिकाएं, पुरस्कार, पुरस्कार भी खूब पूछे आते हैं क्योंकि हिंदी साहित्य में ही आप देखिए हिंदी साहित्य पुरस्कार जो मिलते हैं उनमें कितने सारे पुरस्कार हैं जैसे कि मंगला प्रसाद पारितोषिक पूछा गया, व्यास सम्मान पूछा गया, आपसे साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा गया, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि कई भाषाओं में दिया जाता है, सभी पूछे आते हैं। तो इनके अंतर्गत जो पहली रचना है, जो अंतिम रचना है, उसे याद रखना और ये सब चीज़ें जो है पूछना, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पेज कहाँ गया, अभी मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। चलिए हम फिर से नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सब कुछ कर लेने के बाद जो विगत वर्षों के प्रश्न पेपर हैं, विगत वर्षों के यानी कि PYQ, इन्हें पढ़ना। विगत वर्षों के पेपर जिन्हें शॉर्ट में आजकल लोग PYQ कहते हैं, इन्हें पढ़ना अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होता है क्योंकि इनमें जितने भी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों से आपको एक नई श्रृंखला मिलती है। अगर आप व्याख्यात्मक प्रश्न पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा, व्याख्यात्मक हल पढ़ते हैं तो जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं एक सवाल आपको देती हूँ यहाँ पर कि इसका जो है उत्तर आप बताइए। जैसे शब्द मैंने दिया कि अजा, अजा शब्द का अर्थ क्या है? विकल्प आपको दिए गए, पहला आज, दूसरा कल, तीसरा बकरी, चौथा चुहिया। ठीक है। अब व्याख्यात्मक हल में क्या होता है, मान लीजिए ऐसे कि आप कोई बुक ऐसे उठाए हैं, उसका आप पढ़ते चल रहे हैं, उत्तर देखते चल रहे हैं, आपने देखा अजा का अर्थ जो है वो क्या है, इसमें सामान्य जो है देखेंगे आज से लगा देंगे, या पढ़ा है तो बहुत अच्छे से बकरी को लगा देंगे। ठीक है, फिर हम सही उत्तर लेते हैं इसका, तो सही उत्तर है बकरी। अजा माने होता है बकरी। अजा संस्कृत का एक शब्द है और इसका अर्थ होता है बकरी। लेकिन मैं यहाँ बात क्या करना चाह रही हूँ, मान लीजिए
ये बकरी आया, ठीक है। अब जब व्याख्यात्मक हल की हम बात करते हैं तो व्याख्यात्मक हल में बढ़िया सा जो है एक आपको ये अच्छी बात मिल जाती है कि इसका उत्तर तो हो गया बकरी, ठीक है, लेकिन बकरी के विषय में भी फिर आपको इसके बारे में पूरी चीज़ें बताई जाएंगी। इन तीनों विकल्पों के बारे में जो भी दिए गए हैं, तीनों विकल्पों के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो इस एक प्रश्न से, इस एक उत्तर से आपका बाकी का 3 उत्तर और तैयार हुआ, उसके साथ बनने वाले जो अन्य प्रश्न हैं वो और तैयार हुए। इसलिए व्याख्यात्मक हल हमेशा पढ़ना चाहिए। जो भी PYQ है, जो भी आप पुराने साल के पेपर लगाते हैं उनके व्याख्यात्मक हल आपको पढ़ने ही चाहिए। इसके अलावा जो कि PYQ हो गए, फिर मॉडल पेपर आते हैं, फिर टेस्ट सीरीज आते हैं। मॉडल पेपर जो होते हैं वो सिर्फ आपको तैयारी करने के लिए देते हैं इस तरह से कि जो है हो सकता है मेरा पुराना वाला पेज लौट आया लेकिन मिल नहीं रहा है, फिलहाल कहीं चला गया। तो जो मॉडल पेपर होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको भर भर के समय देते हैं। आपके समय की कोई पाबंदी नहीं होती है, आप कितना भी समय उसमें लगा के कर दें आराम से बैठ के, क्योंकि कोई देखने वाला भी नहीं है कितना आप कर रहे हैं, कितना समय लगा रहे हैं। लेकिन जो टेस्ट सीरीज होती है उनमें से एक नियत समय होता है कि इतने समय में आपका ये पेपर खत्म हो जाना चाहिए। जैसे कि परीक्षा भवन में बैठ करके आप जितना समय लेते हैं एक प्रश्न को करने में, उतना ही समय आप टेस्ट सीरीज में लेते हैं। तो टेस्ट सीरीज आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को आपको ये सब एग्जाम टाइम में आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, जहाँ से भी मिले, जितने में भी मिले आराम से कर लेना चाहिए और अपनी प्रैक्टिस भर भर के कर लेनी चाहिए। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको अपने पाठ्यक्रम के साथ, अपने टेस्ट। इतने वीडियो में मैंने आपको कई चीज़ें ऐसी बताई हैं जो शायद ही इससे पहले आपने कहीं सुनी हो, क्योंकि ये मैं नहीं चाहती कि जो है बस आप आएँ और एक कथा की तरह आप इसको सुने और चले जाएं। लेकिन ऐसी चीज़ें ज़रूर आपके दिमाग में रुके जिनको आप क्षण भर रुक करके सोचें कि क्या बताया गया था और कैसे पढ़ना है। तो ये सब चीज़ों को जब आप अपने दिमाग में रखेंगे, बताएंगे, सोचेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाते हैं। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक कि मैं इसका थोड़ा सा जो भी टेक्निकल पार्ट है, जैसे कि पहला पेज में नहीं ढूंढ पाई, तो ये सब देख करके मैं सीख करके आऊँगी और जहाँ भी कमी होगी आप लोगों से ज़रूर बताऊँगी। बीच बीच में कहीं कमी आपको लगे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ 25 से 50 क्वेश्चन तक के बीच में उनके मॉडल जो है पेपर के बारे में कि कैसे डिस्कस होना। उसके बाद हम अपना पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। बहुत कम समय हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा समय में बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है, लेकिन कम समय में बहुत निचोड़ पढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि बस हमने पूरा गाथा गाना शुरू कर दिया आदिकाल से लेकर के और आधुनिक काल तक के, और लास्ट जो है जितना भी कुछ दिया गया पाठ्यक्रम में, लेकिन मेन चीज़ों को हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। और उनको लेने के लिए यानी कि एक निचोड़ आपको अपने नोट्स में बनाना पड़ेगा, और वो निचोड़ आप बनाएंगे जल्दी से जल्दी क्लासेज में, यहीं पर रेगुलर क्लासेज में। और हमारे साथ जुड़े, चैनल पर सब्सक्राइब, नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन से जुड़ना या हमसे जुड़ना, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसके साथ हमारी क्लासेस भी लें और अपनी तैयारी बहुत बेहतर स्तर पर करें, सफलता पाएं। धन्यवाद।